प्रेजेंट कर देना आप सब लोग, जैसे रिकॉर्डिंग आप आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यस। हाँ मनदीप, कुछ बोल रहे थे आप? सर आपकी वॉइस थोड़ी इको हो रही है सर। अभी भी इको हो रही है? यस सर, हो रही है। लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। यस सर। आवाज की प्रॉब्लम हो, लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन कर लिया करो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो आप पूछते रहना, हम बात यस करेंगे। ओके, ये यहाँ से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब लोग अपनी प्रेजेंट कर देना। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रांति कभी भी होती है ना, एक तो मैंने आपको बताया था मूवमेंट, कोई भी आंदोलन होता है तो वो कब होता है। दूसरा होती है क्रांति, क्रांति कब होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप धीरे धीरे इन चीजों को समझोगे। जो मूवमेंट होता है, जो आंदोलन होता है, वो एक डायरेक्शन में होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेकर के होता है। अगर क्रांति की बात करें तो क्रांति का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उस कंट्री में, तब जा करके वो सब चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीजें होती हैं जो क्रांति को मूवमेंट से, रेवोल्यूशन को मूवमेंट से अलग करती हैं। जैसे आप सिविल राइट मूवमेंट देख लो, जो आपने 7th में पढ़ा था, 6 में पढ़ा था, या महात्मा गांधी के चलाए गए जो आंदोलन थे उनमें देखो, और 1857 का जो इंडियन रिवोल्ट हुआ था उसको देख लो। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि गांधी जी का एक आंदोलन ये था कि हमें एक ऑब्जेक्टिव को लेके चलना है, जैसे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। उन्होंने चलाया असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है, कि अब अंग्रेजों का हमें साथ नहीं देना है। एक उन्होंने चलाया सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ अंग्रेजों की बातों को अस्वीकार करना है। दूसरी तरफ 1857 का रिवोल्ट। जब मूवमेंट की बात करते हैं, गांधी जी के मूवमेंट में लीडर था, गांधी जी लीडर थे। एक पार्टिकुलर एक लीडर है, उसका एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, और उनको पता है कि हमारा लास्ट एम क्या है। सबका एक सामूहिक एम। लेकिन जहां रिवोल्ट की बात करते हैं, 1857 की बात करते हैं, तो वहां भी ऐसा ही था कि प्रॉपर कोई लीडर नहीं था। जहां जो जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, वही वो क्या कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। जैसे फ्रांस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रांस में रिवोल्ट होने का कारण क्या था, क्रांति हुई क्यों, इसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और बैकग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आप फ्रांस में देखते हैं कि मोनार्की का सिस्टम है। फ्रांस में 1789 से पहले मोनार्की रहती है, यानी राजा का शासन होता है। और हम जानते हैं डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी में पीपल्स के बारे में सोचा जाता है, उनके राइट्स के बारे में सोचा जाता है। लेकिन जो हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो फ्रांस में सबसे पहले लुई 14 की बात करते हैं। लुई 14 का ज्यादातर जो समय था वो वॉर में गया, युद्धों में गया, आपस में युद्ध लड़ते रहे। कभी इंग्लैंड के साथ युद्ध होता, कभी जर्मनी जैसे देशों के साथ युद्ध होता, तो आपस में जो नेबर कंट्रीज थे आपस में वो लड़ते रहे। जब लुई 14 जब लास्ट टाइम की बात है, जब उसका बेटा लुई 15, वो क्या नाम एक ही है, अलग अलग नाम भी है, लेकिन वो क्रम से चल रहे थे। लुई 14, लुई 14, लुई 15, लुई 16, और 16वें के बाद में आपको पता ही है कि नेपोलियन आ गया था। तो लुई 14 ने अपने बेटे से कहा कि भाई देख, मैंने बहुत सारे युद्ध किए हैं, और उसकी जो सोच थी, थिंकिंग थी, वो कैसी थी, आई एम द स्टेट, आई एम द रूल, आई एम द गवर्नमेंट,
मैं सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग। यानी इससे, इस थिंकिंग में आपको ये लगेगा कि लोगों से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जो वो सोचता है, उसने कह दिया मेरे शब्द ही मेरे कानून हैं, यानी मेरे जो मुंह में शब्द आ गया वही कानून बन गया। द रूल दैट मीन्स माई स्पीच, माई वर्ड्स। रूल दैट मीन्स आई एम, स्टेट दैट मीन्स आई एम, गवर्नमेंट दैट मीन्स आई एम। अब ये सोच अगर किसी राजा की हो तो हम क्या समझेंगे उसको? हम ये समझेंगे कि राजा निरंकुश हो गया है, मोनार्की में है और डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अपने खर्चे, अपने स्लेव्स, अपना पैलेस, अपने सर्वेंट, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज अपने हिसाब से यूज कर रहा है। बेवजह टैक्स लिए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि छोटी छोटी बातों के लिए भी टैक्स लिया जा रहा था। जैसे एक सबसे बड़ा टैक्स था टाइथ कर। टाइथ जो टैक्स था वो रिलीजियस टैक्स था और चर्च के द्वारा लिया जाता था। यानी लोग चर्च में जाके प्रेयर करते हैं तो उनको टाइथ नाम का एक टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा भी एक टीले नाम का एक टैक्स था, टीले बोलते थे उसको, या टेले वो बोला जाता है, जो डायरेक्ट टैक्स था। और इसके अलावा भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। जैसे नमक कर था, जिसको गैबेल बोला जाता था। गैबेल एक नमक, साल्ट पर टैक्स था, नमक पर टैक्स था। जब वहां की जो करेंसी थी वो लीवरे थी, LIVRE, लीवरे। जो फ्रांस की करेंसी है वो लीवरे है। और सोसाइटी भी बटी हुई थी। यानी ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अंतर था। ये उस समय की बात है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है, उससे पहले के हम बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे समझना, सारी चीजें आप समझ जाओगे। वहां का जो सोसाइटी का जो सिस्टम था, जो आज हम जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं, वहां उसको बोला जाता था क्लर्गी, नोबेलिटी और कॉमन पीपल। यानी एस्टेट के नाम से बोला जाता था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में वो लोग थे जो वीआईपी लोग थे, और वीआईपी होते थे क्लर्गी लोग, बिशप, आर बिशप, प्रीस्ट, यानी जो चर्च में काम करते हैं उनको बोला जाता है। सबसे बड़ा पादरी होता है, फिर उसके बाद में बिशप होता है, फिर बिशप से छोटा आर्क बिशप होता है। इन सब की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको एक स्पेशल राइट मिला हुआ था। और स्पेशल राइट क्या था इनको? इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। जो राजा का कोर्ट होता था, राजा का जो पैलेस होता था, इनके लिए एक विशेष स्पेशल जगह होती थी बैठने के लिए। सबसे ऊंचा स्थान इनको मिलता था, राजा के समकक्ष, इक्वल मिलता था। सेकंड पार्ट में थे नोबेलिटी। नोबेलिटी में कौन थे? जो राजा के ऑफिसर्स थे, जो राजा के ऐसे लोग थे जो राजा के चापलूस थे। इसके अलावा जो सामंत थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास जमीनें थी, फ्यूडल सिस्टम की तरह सामंतवादी प्रणाली वहीं से शुरू होती है। उनको भी एक विशेष अधिकार मिला हुआ था कि उनको, उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं था। और टैक्स भी था तो इतना इतना कम था, लगा, आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अगर 100% टैक्स है तो टोटल 90% टैक्स थर्ड एस्टेट के ऊपर था। और थर्ड एस्टेट में कौन थे? जो बड़े बिजनेसमैन थे, है ना, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, पीजेंट्स किसान लोग थे, आर्टिजन्स जो शिल्पी थे, स्मॉल पीजेंट्स छोटे छोटे किसान थे, और ऐसे ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनको लैंडलेस लेबर बोला जाता है, जिनके पास जमीन नहीं थी, और सर्वेंट्स थी। यानी अगर हम कहें कि कॉमन पीपल थर्ड एस्टेट में आते थे। और लगभग 135 साल पहले एक एस्टेट जनरल बनाई गई थी राजा के द्वारा।
और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा सिस्टम फ्रांस में होगा जो लोगों के विरोध में होगा, तो तीनों एस्टेट मिलकर के सभा करेंगी। उसमें तीनों एस्टेट को बराबर का अधिकार दिया गया था। अब आप तो कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, बराबर का अधिकार दिया गया है, इक्वल राइट मिला है। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो, 60-70% पॉपुलेशन थी थर्ड एस्टेट की, और 20 या 15 या 20% जो पॉपुलेशन थी वो थी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की। अब सेकंड और फर्स्ट एस्टेट आप समझिए, पहले में क्लर्की लोग, दूसरे में नोबिलिटी लोग। यानी पहले में क्लर्की थे, पादरी, आर्क बिशप वगैरह ये सब थे। सेकंड में कौन थे? नोबल पीपल थे। अब एक तरफ 15-20% लोग हैं और एक तरफ 70% लोग हैं। अगर इनको हम इक्वल ले लिया जाए इनको, तो क्या वो इक्वलिटी है? बताओ मेरे को, जवाब दो, क्या वो इक्वलिटी है? नो सर। इक्वलिटी कब? नो सर। यस, नो सर। इक्वलिटी कब मानी जाएगी? चलो बात है। और ये बताओ इक्वलिटी कब मानी जाए कि सब लोग बराबर हैं? पॉपुलेशन तो उनकी ज्यादा है, तो अब उनको बराबर, जैसे 3 वोट मिले, समझना इस बात को, 3 वोट दिए उनको। पहला वोट क्लर्की लोगों का, दूसरा वोट नोबल, और थर्ड कॉमन पीपल, जिसको हम थर्ड एस्टेट बोलते हैं। अगर कोई भी चीज लागू करनी होगी, ठीक है, जब आप पीपीटी से मैं पढ़ाऊं ना, तब पीपीटी को ओपन करके रखो। अभी जहां मेरा फेस आ रहा है ना, उसको ओपन करके रखो, मैं भी आपको देख पा रहा हूं इसी वजह से। अगर हम 3 वोट की बात करें, अगर हमें कोई एक सिस्टम लागू करना है मान लो, और उस सिस्टम में हम मेजोरिटी के हिसाब से वोट देंगे, तो मेजोरिटी में क्या होगा? नोबल और जो क्लर्की लोग हैं वो तो कभी भी कॉमन पीपल के साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर इनके साथ आएंगे, जैसे मान लो टैक्सी है, कॉमन पीपल कह रहे हैं, नॉर्मल सिटीजन जो है, जो थर्ड स्टेट में आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर किंग, आप सभी के ऊपर बराबर का टैक्स लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सभी के साथ बराबर का टैक्स नहीं है। तो क्या क्लर्की लोग चाहेंगे कि हम भी टैक्स दें? वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको जो राइट मिला है, उनको तो जमीन दी गई है राजा के द्वारा, उनको महल दिया गया है, वो आराम से रह रहे हैं, अपने शान और शौकत के साथ रह रहे हैं। प्रॉब्लम किनको है? प्रॉब्लम उन लोगों का है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और टैक्स का भार भी उनके ऊपर ज्यादा है। तो ये बात, ये समय है लुई 14 के टाइम का। जब लुई 15 के टाइम की बात करते हैं, लुई 15 आया, तो लुई 15 ने ज्यादातर समय युद्ध में बिताया, आपस में पड़ोसियों के साथ युद्ध करने में बिताया। तो उसने कहा इस बात को, जो कहता था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही स्टेट हूं, तो उसके पिता ने उसको कहा था कि देख 16, लुई 16 को कहा कि देख लुई 16, प्रजा बहुत परेशान है, मैं युद्धों के चक्कर में प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, लोगों के सुख सुविधाओं पर मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो तुम एक काम करो, लोगों के बारे में सोचो और ध्यान रखना, युद्ध में कभी मत पड़ना। यही बात लुई 14 ने भी कही थी लुई 15 को। लेकिन वो तो ये कहने लग गया था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही कानून हूं। ये दोनों की कॉमन बातें हैं, ध्यान रखना इस बात को। फर्क कितना सा है, लुई 14 को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपनी प्रजा के ऊपर ध्यान दे पाए, वो सबसे ज्यादा युद्धों में वही लगा रहा। जब लुई 15 आया तो उसने ये कहा कि मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मैं ही राज्य हूं, मैं ही कानून हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो लोगों ने उसको ये भी कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में लोग तुझे नकार देंगे। लुई 16 को उसने समझाया कि राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखना और लोगों के बारे में सोचना। लेकिन लुई 16 के समय की बात है ये, ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी रानी एंटोइनेट बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और वो उसके प्यार में पागल था। उसकी वजह से कोई भी जो शासन के रूल होते थे, जो कोई भी कानून होते थे, वो पारित करने का काम किसके पास था? रानी एंटोइनेट के पास था। और रानी एंटोइनेट खुद नहीं थी, एक व्यक्ति था जिसके प्यार में वो पागल थी। यानी लुई 16 रानी एंटोइनेट को चाहता था और रानी एंटोइनेट किसी और को चाहती थी, और वो एक जादूगर, या ऐसे कहते थे, वो मैजिशियन था कोई। तो लोगों को भी पता था इस बात का। और एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जब
वहां खाने के लाले पड़ गए, टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, तो महिलाएं रानी के पास मिलने के गई। एक एग्जाम्पल है, ये मैंने पहले ही बताया था क्लास में। तो उनसे ये कहा कि हमें रोटी चाहिए। तो रानी का देखो, रानी जानती नहीं है लोग खाते क्या है। वो क्या बोलती है, अरे तो ब्रेड खाओ ना, रोटी क्यों खाते हो, क्यों क्यों नई नई चीजें खाते हो, ये पिज्जा बर्गर वगैरह ये सब खाना बंद कर दो, आप तो केवल ब्रेड खाओ। तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि इसको नॉर्मल लाइफ का पता ही नहीं है कि रानी आपको पता है हमारे ऊपर इतने टैक्सेस हैं कि हमारी अर्निंग कुछ नहीं होती है, हमारे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात, स्वतंत्रता नहीं है, वहां के लोगों को अपना व्यवसाय अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो अब आप स्क्रीन पे आ जाइए जहां मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं। व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या? तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, एक थॉट है लिबर्टी की, फ्रीडम की और इक्वेलिटी की। ये तीन चीजें ध्यान रखना, लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वेलिटी। लिबर्टी दैट मीन्स स्वतंत्रता है, लेकिन लिबर्टी का मतलब यहाँ अलग है, फ्रीडम का मतलब अलग है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से काम करे बाकायदा रूल और रेगुलेशन के साथ, उसी का एक फॉर्म है फ्रीडम। और इक्वलिटी है, सभी लोग इक्वल हैं, और साथ में ही है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी दैट मीन्स वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब लोग भाई और बहन हैं, हम सब लोग समान हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये एक फॉर्मूला दिया है पूरे वर्ल्ड को, लाइफ में लिबर्टी होनी चाहिए, लाइफ में इक्वलिटी होनी चाहिए और लाइफ में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये विचार फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्यों आया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन विश्व के इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहीं से ये मूल्य आते हैं, वरना लोगों को पता ही नहीं था स्वतंत्रता क्या होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द एंड ऑफ द मोनार्की, ये मोनार्की सिस्टम का एंड है। और राइट्स ऑफ मैन, ये वो समय है जब व्यक्ति को अपने अधिकार मिलते हैं इस रेवोल्यूशन के दौरान, और एक नया समय यहां से शुरू होता है। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इसकी, क्योंकि सारी चीजें हम पहले ही समझ चुके हैं, तो बात करेंगे। लुई 16 राजा बनता है 1774 को, और उसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनोट से। और जिस समय वो राजा बनता है तो उसका खजाना बिल्कुल खाली होता है। क्यों होता है, उसने खजाना खाली क्यों पाया, आप समझ जाएंगे। लुई 15 ने खजाना एकदम से खाली कर दिया। क्यों? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार्स हैड ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पहली बात, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो ज्यादातर लंबे समय में युद्ध करते रहे थे, इस वजह से खत्म हो गए। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट, कोर्ट को शानदार तरीके से सजाना, बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करना, और राजधानी में बहुत, मतलब ऐसा कहते हैं ना, वेरी लिटिल कैपिटल, एक छोटी सी राजधानी थी वर्साई। वर्साई का जो महल था पेरिस में था, वो पेरिस जो आज राजधानी है फ्रांस की, छोटा सा महल था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लगभग 2 बिलियन लिब्रे। और मैंने बताया भी था आपको, मिलियन और बिलियन का मतलब, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब बिलियन का मतलब बताओ कितना होता है भाई? सर 10 मिलियन। नो, 1000 मिलियन। ठीक है। अब ये कितना, ये इतना डेप्ट हो चुका था किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। और इसका इंटरेस्ट कितना था? 10%, यानी 100 रुपए पर 10 रुपए तो इंटरेस्ट ही था। इसलिए उनको क्या करना पड़ा, लुई 16 को क्या करना पड़ा, टैक्स को बढ़ाना पड़ा। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अब 3 एस्टेट की बात यहां हो ही चुकी है पहले ही, क्लर्गी लोग, नोबेलिटी और बाकी बचे हुए सब लोग। तीनों एस्टेट हैं। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्गी लोग थे, सेकंड में नोबेलिटी, और थर्ड में कौन थे? कॉमन पीपल या वर्कर्स, प्रीजेंट्स, जो भी थे। मैं ज्यादातर जो भी संपत्ति थी, जो धन संपदा थी, या जो भी टैक्सेशन से बचाव था, वो किनको मिलता था? 2 स्टेट को मिलता था। ये दोनों मुक्त थे टैक्स से।
और अगर लिया भी जाता था तो ये मान के चलो कि 5 से 10% जो कि नए बराबर था, और 90% जो टैक्स देता था वो ये देता था कॉमन पीपल। तो जो अगर टैक्स बढ़ता है तो भार किसके ऊपर बढ़ता है भाई? भार बढ़ता है कॉमन पीपल के ऊपर। नेक्स्ट देखो अब स्ट्रगल कैसे यहां से स्टार्ट होता है। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 1715 में 23 मिलियन थी, 23 मिलियन, और लगभग 1789 में ये 28 मिलियन हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी तो आप कहेंगे 1789 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। With the increase in the population, there was a sudden increase in the demand of food grains. जब एक बात बताओ, 50 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ गई, लगभग 5-6 मिलियन जनसंख्या बढ़ गई। 5-6 मिलियन का मतलब कितना हो गया? लगभग 50 से 60 लाख जनसंख्या बढ़ गई। तो नॉर्मल सी बात है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। फूड ग्रेन भी, फूड ग्रेन मतलब खाने का जो अनाज है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड तो बढ़ी लेकिन उसके पास प्रोडक्शन नहीं था इतना। प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से क्या हुआ? ब्रेड की प्राइस बढ़ गई और मेजॉरिटी यानी ज्यादातर लोग थे वो परेशान हो गए। वर्कर्स परेशान हो गए क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट था लेकिन उनको जो वेतन मिलता था वो बहुत कम मिलता था, और जो प्राइस थी वो उनके कंट्रोल में नहीं थी। ये धीरे धीरे ये जो गैप था गरीब और अमीर का, ये धीरे धीरे बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि जब डिमांड पूरी नहीं होगी, जितनी डिमांड है उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से उनको परेशानी हुई। अब ऐसा क्या हुआ कि उनको ऐसी मुश्किल परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो जैसे सबसे पहले बैड हार्वेस्ट, बुरी कंडीशन है फसलों की, स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, अनाज की उपलब्धता नहीं है। अगर फसल खराब होती है, मान लो सही प्रोडक्शन नहीं होता है, तो क्या होगा? जो ग्रेन्स है, जो अनाज है वो प्रॉपर मिलेगा नहीं। जब प्रॉपर अनाज नहीं मिलेगा तो उनकी कमी हो जाएगी, और कमी होने से क्या होगा? फूड प्राइस बढ़ जाएगा। जब फूड प्राइस बढ़ेगा तो जो गरीब है उसको वो भी ब्रेड खरीद नहीं पाएगा, इतनी बढ़ जाएगी तो नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा? फूड रियॉर्ड्स, रियॉर्ड्स का मतलब होता है संघर्ष। खाने के लिए क्या होता है? संघर्ष शुरू होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? डेथ, ज्यादा से ज्यादा मौतें होती हैं, भूख से लोग मर जाते हैं। दूसरा तरीका एक ये है, अगर गरीब लोग अगर ब्रेड खरीद नहीं पाते हैं तो उससे क्या होगा? उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने से क्या बन जाएगा? वो एक महामारी बन जाएगी, और महामारी बनने से क्या होगा? मौतें ज्यादा होने लग जाएंगी। ये एक तरीका है जो हम समझ सकते हैं। दूसरा हम समझेंगे मिडिल क्लास में क्या क्या चीजें उस समय हुई। 18th सेंचुरी की बात है, 1789 की बात है। ऐसे धीरे धीरे मिडिल क्लास एक मुख्य क्लास बन गई थी। भाई आप अपर क्लास वीआईपी क्लास थी वो ठीक है, पहली बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इससे पहले 3 क्लास होती थी, क्लर्गी, नोबल और कॉमन पीपल। लेकिन एक नई क्लास सामने आई और वो क्लास थी मिडिल क्लास। कैसे आई वो सामने, ये आप देख सकते हैं। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वहां जब इन लोगों का यूज होता था तो क्या हुआ? धीरे धीरे इनकी अर्निंग बढ़ती थी। अर्निंग बढ़ने की वजह से एक नया ग्रुप बनता था। जैसे देखो मैं बताऊं, एक ये वीआईपी कैटेगरी के लोग हैं, और ये एक गरीब कैटेगरी के लोग हैं। इनकी अर्निंग है ये बहुत ज्यादा है, इनकी अर्निंग बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्किल की वजह से और रिसोर्सेज की वजह से थोड़ा डेवलपमेंट कर लेते हैं अपने आप में। तो डेवलपमेंट होने की वजह से एक नया ग्रुप आप देख पा रहे हो कि एक नया ग्रुप सामने आ जाता है, और ये जो नया ग्रुप सामने आया इसको बोला गया मिडिल क्लास। ये जो पीपल थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, ये कौन थे? ये थे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो दरबार में काम करते थे, प्रशासनिक काम करते थे। और ये किसी भी सोसाइटी में अपने आप को इस तरह से महसूस नहीं करते थे कि संपत्ति सबकी जन्म सिद्ध है, जैसे उनको मिलता था। क्लर्गी लोगों को क्या मिलता था? जो क्लर्गी थे, पादरी का बेटा होता था, उसी को पादरी बना दिया जाता था, और वो वंशानुगत था। राजा को पैसे दिए जाते थे, राजा उससे पैसे ले लेता था और उसके बेटे को वो बना देता था, पादरी बना देता, बिशप बना देता, आर्क बिशप बना देता। नोबल में क्या होता है? दरबार में कोई काम करने वाला ऑफिशियल है मान लो, तो जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बेटे को लगा दिया जाता, उसके बदले में राजा उसको पैसे ले लेता। तो ये सब चीजें जब हो रही थी तो मिडिल क्लास इस बात का विरोध कर रही थी। वो ये कह रही थी
ये तो गलत है, किसी को अगर मिलना चाहिए तो अधिकार है भाई, सभी का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपने वो सुनी होगी आनंद कुमार की सुपर 30 फिल्म में, और नॉर्मल बात भी है, वो ऐसा कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, ये काबिल का हक है, अगर काबिल है तो वो राजा बने। तो यही बात ये मिडिल क्लास वाले भी कह रहे हैं कि काबिल को पद मिलना चाहिए, न कि वंशानुगत हेरिडिटी के हिसाब से। अब कुछ जो फिलोसफर थे, देखो इसमें क्रांति में कुछ फिलोसफर का भी योगदान है, वो भी उन्होंने भी तो लोगों को जगाया है, जैसे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक किताब लिखी है, एक बुक लिखी है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के साथ दो संधियां, और इसमें उसने बताया है डॉक्ट्राइन इन डिवाइन, इसको बिल्कुल विरोध किया है कि दैवीय शक्ति नहीं है, राज्य जो है वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि पादरी और नोबेलिटी के लिए। दूसरा है जीन जैक रूसो, ये बहुत बड़ा फिलोसफर रहा है विश्व में, इसको बहुत याद किया जाता है, आज भी हम इसको पढ़ते हैं। इसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक पुस्तक लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें ये कहा गया था, इसने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो सामाजिक समझौते की तरह होनी चाहिए, यानी राजा का समाज के साथ समझौता होना चाहिए, वही सरकार अच्छी बनती है, वही सरकार, वही प्रतिनिधि अच्छे होते हैं, और लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये सबसे पहले रूसो ने कहा था। एक दूसरा व्यक्ति भी था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने यह कहा कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये इसने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये देखो बुक है, तीनों की बुक बता रहा हूं मैं एक बार। जॉन लॉक ने लिखी थी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, सर आवाज नहीं आ रही, कॉन्ट्रैक्ट, और मोंटेस्क्यू की थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। जो मोंटेस्क्यू ने जो बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उसने कहा था कि सरकार के 3 फॉर्म होने चाहिए। 3 फॉर्म कौन कौन से? एक तो जुडिशरी होनी चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, और एक लेजिस्लेटिव। लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अब ये जो सिस्टम है ना मोंटेस्क्यू का, ये सिस्टम आज हर जगह लागू होता है, इस सिस्टम को आज हर जगह लागू किया जा चुका है। आज हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। सभी को आवाज नहीं आ रही मेरी? आप सही पोजीशन पे बैठो बेटा, जहां आवाज नहीं आ रही हो ना तो आप चेंज कर लो जगह, पोजीशन चेंज कर लो, कई बार नेटवर्क इश्यू बन जाता है। मुझे पता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन पढ़ाना, लेकिन इन सब चीजों से हमें फेस तो करना ही है। अब देखो एस्टेट जनरल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जिस समय हम 1789 की बात कर रहे हैं, 1614 को एस्टेट जनरल का एक असेंबली बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी, और एक नियम था ये कि जब भी टैक्स को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लुई 16 ने देखा कि मेरे पास कुछ पैसे तो है नहीं, तो उसने क्या किया, टैक्स को बढ़ाने का विचार बनाया। लेकिन वो टैक्स बढ़ा नहीं सकता था। कब तक नहीं बढ़ा सकता था? जब तक एस्टेट जनरल उस पर डिसाइड नहीं करी। और ये पहले से रूल बना हुआ था कि जब भी टैक्स नया लगेगा तो एस्टेट जनरल आएगी और उस पर डिस्कशन होगा। अब देखो यहां समझना, थोड़ा सा समझने की बात है। 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल की, जो 1614 को बुलाई गई थी, लास्ट मीटिंग। यानी देख लो अब इतने समय तक कोई मीटिंग हुई नहीं। इतना क्रूर और इतना निरंकुश वहां रूल था, डिक्टेटरशिप की तरह रूल कर रहे थे। इसमें दो फर्स्ट एस्टेट जो थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे टोटल, प्रत्येक के 300 फर्स्ट के और 300 सेकंड के, और थर्ड के थे 600। लेकिन 40,000, ऐसा कहते हैं कि थर्ड एस्टेट के ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि हम इस सिस्टम को बदलें, वोटिंग सिस्टम चाहिए, वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। ईच स्टेट को, हर एक स्टेट को एक वोट मिलना चाहिए, 3 वोट की जगह। यानी जैसे ऐसा होता है ना, पहले ऐसे 1 वोट, 2 वोट और 3 वोट। तो अकेले देखो इनके 300 वोट थे, तो 300 और 300 600, तो इन दोनों के कितने हो गए? 600 हो गए। और इसके कितने हो गए? 600।
तो अगर मान लो इसमें से कोई एब्सेंट भी होता है तो ये किसी भी टैक्स को लागू कर सकते हैं, लेकिन टैक्स कौन देगा? टैक्स देगा थर्ड एस्टेट। इसलिए ये क्या चाहते थे, थर्ड एस्टेट क्या डिमांड कर रहा था, किंग को एक अनोदर वोटिंग सिस्टम लाना चाहिए कि वोटिंग जो कंडक्ट होगी वो असेंबली पूरे के हिसाब से होगी, यानी 600 और 600 1200 ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और सबको एक एक वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन राजा ने इसको मना कर दिया और ये कहा कि जो भी वोल पूरा थर्ड स्टेट है वो बाहर निकल जाए, और इस बात से सुन करके थर्ड स्टेट को असेंबली से बाहर कर दिया गया, या उन्होंने खुद अपने आप को बाहर कर लिया और विरोध करना स्टार्ट कर दिया और एक नई असेंबली बनाई। टेनिस कोर्ट नाम की एक जगह थी जहां पर एक नई जगह अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि ये कोई असेंबली नहीं है, असेंबली हम हैं। और इसमें जो लोग थे आपको याद होना चाहिए, नोबेल सेकंड कैटेगरी के थे, लेकिन इसी का एक व्यक्ति था मिराबियो इनके साथ मिल गया, और एक क्लर्की था एबेसियस, ये दोनों इनके साथ मिल गए, किसके साथ? नेशनल असेंबली के साथ। और नेशनल असेंबली क्या थी? जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो थे नेशनल असेंबली में, और इन्होंने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया और वहां शपथ ली कि जब तक ये संविधान लागू नहीं होगा, जब तक मोनार्की पावर को हम लिमिट में नहीं करेंगे, तब तक हम इस नेशनल असेंबली को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने एक संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें कोई कानून ऐसा नहीं था जो किसी एक के खिलाफ था। और ये जो ऐसा कहते हैं कि एक बास्तिल नाम की एक जगह थी जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए, और उस दुर्ग में, वो दुर्ग क्या था? एक शस्त्रागार था, वहां कैदियों को बंद किया जाता था, राजा के जो कैदी होते थे उनको बंद करते थे, और शस्त्रागार था, वहां अस्त्र शस्त्र वेपन्स रखे जाते थे। तो भीड़ ने क्या किया, उसके ऊपर धावा बोल दिया और बास्तिल के दुर्ग का पतन कर दिया। ऐसा बोलते हैं द फॉल ऑफ बास्तिल दुर्ग इज अ साइन ऑफ स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 20 जून को बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ और उसी दिन को माना गया कि यहां से क्रांति की शुरुआत हुई है। डेट थी 1789। यहां से सारे काम धीरे धीरे होते रहे, ठीक है। खड़ी फसलें थी, ऐसे राजा के जो लोग थे, रूमर्स थे, इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि राजा अपनी सेना को भेज रहा है और हम सब लोगों की पिटाई करेगा। तो लोगों ने क्या किया, जो भी अनाज थे, जो भी ऐसी संपत्ति थी, सबको लूट खसोट करना शुरू कर दिया और एक भगदड़ सी मच गई। एट लास्ट राजा ने लास्ट में संविधान को स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, अगर तुम लोग इस बात से सब लोग सहमत हो तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। चर्च की जो जमीन थी वो भी उसने गांव वालों को बांट दी, उन लोगों को बांट दी, और जितने भी प्रिविलेज थे, एक्स्ट्रा प्रिविलेज, जो एक्स्ट्रा संपत्ति थी, जो ऐसे अधिकार जो नोबिलिटी के लोगों को मिले हुए थे, उनको भी उसने कम किया। अब देखो ये लिखा हुआ है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा, रिवोल्ट स्टार्ट्स एट द बास्टिल। जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो बास्टिल से शुरू हुआ था। बास्टिल के बारे में बता चुका हूँ, एक फोर्टिफाइड है, बिल्डिंग है, जो प्रिजन थी, और ये जो प्रिजन है ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह की है। इसको खत्म कर दिया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा। जो कमांडर था उसको मार दिया गया और जो जेल कैदी थे उनको सबको छुड़ा लिया गया था। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। कैसे? राजा ने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था 1791 में। कंप्लीटली इस ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया और उसको 3 डिवीजन में बांटा गया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कैसी होगी? लेजिस्लेटिव होगी, एग्जीक्यूटिव होगी और जुडिशियरी होगी। लेजिस्लेटिव का मतलब है ये कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये उस कानून को लागू करेगी, उसको अप्लाई करेगी, और जुडिशरी का मतलब है अगर इन कानूनों में कोई कमी रहेगी तो उसको सुपरविजन करने का काम किसका होगा? जुडिशरी का होगा। आज भी ऐसा ही तो है, हमारी लेजिस्लेटिव है, असेंबली है। तो असेंबली 2 प्रकार की है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में जो होते हैं वो कानून बनाते हैं, संसद कानून बनाती है, और संसद में ये कार्यपालिका जिसमें कौन कौन है? राष्ट्रपति है, कैबिनेट है,
तो वो सब लोग काम करते हैं, उन कानूनों को लागू करते हैं। तो संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो एक तो लेजिस्लेटिव होगी जिसको हम व्यवस्थापिका बोलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव हो गई जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, और एक हो गई न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो जजेस होते हैं वो इन कानूनों के ऊपर समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, और अगर कोई उसमें कमियां होती हैं तो उन कमियों को दूर करते हैं। ये सब चीजें यहाँ हुई, लेकिन एक चीज थोड़ा सा बदलने में आई। जैसे पहले इलेक्शन का किसी को अधिकार नहीं था, तो लेकिन अब क्या हुआ, एक्टिव सिटीजन जो थे, जो टैक्स देते थे, नेशनल असेंबली के जो मिनिस्टर थे, जो राजा के कंट्रोल में थे, वो सब लोग, उन सब लोगों को क्या दिया गया, इलेक्टोरल यानी इलेक्शन का अधिकार दिया गया। और जो आदमी 25 वर्ष से ऊपर से ज्यादा थे वो वोट दे सकते थे। महिलाओं को यहाँ वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। और ध्यान रखो, वोट देने के लिए, यानी अगर कोई इलेक्टर है, कोई अपने आप को चाहे कि मैं भी असेंबली का सदस्य बनूं, तो वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर होना चाहिए, यानी टैक्स जो सबसे ज्यादा जो टैक्स देगा वो ही असेंबली में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो जुडिशरी कैसे काम करती है, ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। ये जजेस हैं, ये एग्जीक्यूटिव है, और ये लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटर में कौन कौन है, नेशनल असेंबली है, इलेक्टर्स हैं जो वोट देते हैं, और वोट देने वाले कौन हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, वुमेन और चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25, इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। केवल ये वोट दे सकते हैं जो 4 मिलियन ऑफ, मतलब 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन, 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन पीपल ही हैं जो वोट दे सकते हैं। और वो कौन देंगे, जो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर करते होंगे, वो ही वोट दे सकते हैं। अब नेशनल असेंबली पे कंट्रोल किसका, मिनिस्टर्स का। वीटो पावर किसके पास है, किंग के पास। वीटो पावर का मतलब क्या है, अगर मान लो नेशनल असेंबली कोई भी रूल बनाती है, तो इस रूल को कंट्रोल करने का जो हैंडिंग है वो किसके पास है, राजा के पास है। और वीटो का मतलब होता है, ये कोई रूल बनाए नेशनल असेंबली तो राजा उसको कैंसिल भी कर सकता है, ये वीटो पावर होता है। तो एग्जीक्यूटिव में क्या, कौन कौन हो गया, राजा और मिनिस्टर्स हो गए। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में कौन हुआ, नेशनल असेंबली, जिसके 745 मेंबर थे, और इसके लिए वोट कौन करते थे, इलेक्टर्स। और इलेक्टर्स कौन थे, वो एक्टिव पीपल थे जो टैक्स पेयर थे, सबसे ज्यादा जो टैक्स देते थे। नॉर्मल सिटीजन्स में वही लोग थे जो टैक्स पेयर थे। इनमें जो पैसिव, ऐसा कहते हैं पैसिव जो सिटीजन्स हैं, जिनको वोट देने का राइट अधिकार नहीं था, वो कौन थे, वो महिलाएं थी जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, चिल्ड्रंस थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, और ऐसे यूथ जो 25 साल से कम एज के थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। और यहाँ जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, उनको भी कौन चुन रहा है, कौन इलेक्ट कर रहा है, उनको इलेक्ट कर रहा है एक्टिव सिटीजन्स, जो लोग टैक्स पेयर हैं। ठीक है। अब नेशनल असेंबली यहाँ से एक्सेप्ट कर ली गई। उसके बाद में फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। जो भी ऑब्लिगेशंस थे, जो टैक्सेस थे, जो पहले लगाए नहीं जाते थे उनके ऊपर, उन सबको खत्म कर दिया गया। जो क्लर्की थे, उनके मेंबर जो थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी संपत्ति को छोड़ दें, जो उनके पास जमीनें थी वो उनको छोड़ दें। टिथ जो कर था, जिसको टाइथ टैक्स बोलते हैं, ये जो धार्मिक कर था, ये चर्च को अपने हिसाब से ही खत्म करने के लिए बोला गया कि जो अब तक आपको टैक्स मिला है वो राजा को सौंप दो, आप नेशनल असेंबली को सौंप दो, और जो जमीन आपके पास है वो भी आप वापस से दे दो। जो राजा था उसकी जो शक्तियां थी उनको भी कंट्रोल कर लिया गया, उनकी शक्तियों को भी लिमिट में कर दिया गया, और 3 प्रकार से शक्तियों को बांट दिया गया। लेजिस्लेटिव में बांट दिया, एग्जीक्यूटिव में बांट दिया, और जुडिशरी में बांट दिया। जो पर्सन राइट दे सकता था उनको कहा गया एक्टिव सिटीजन, जो पर्सन वोट नहीं दे सकता था उनको कहा गया पैसिव सिटीजन। ठीक है। इसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, इसके बाद में हुआ आदमी का और नागरिकों का अधिकार, उसकी घोषणा। क्या क्या था, राइट टू लाइफ, अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात कहने का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। वर एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल
राइट, एनिलेबल का मतलब होता है जो अवरोध करने वाला नहीं हो, किसी के खिलाफ नहीं हो। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो आप इस बात से अच्छे से वाकिफ हुए होंगे। अब जो कानून था वो एक तरह से ऐसा माना गया, जैसे ये कहा, यह एक आंख दिखाई गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझोगे, द आई विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। ये जो आई है, यहाँ पे तीन, या ये जो ट्राइंगल बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि पहले जो एक आंख थी जो एक ही तरफ देखती थी, अब वो चारों तरफ देखेगी। और ये जो तीन ट्राइंगल है, इसमें कौन कौन है? एक तरफ लेजिस्लेटिव है, एक तरफ असेंबली है जिसको अपन बोलते हैं कार्यपालिका भी बोल सकते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, और एक तरफ है मोनार्की या फिर जस्टिस। तो ये तीन, एक आंख के तीन पहलू हो गए, तीन कौन हो गए, तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। एक यहाँ ये दंड है, इसको दंड बोला जाता है। दंड का मतलब ये कानून का साइन है, कानून का संकेत है ये, ठीक है। छड़ी, ये कानून की छड़ी है, ये संकेत है इसके। देखो, एक है, ये है, एक सांप को दिखाया गया है जो अपनी ही पूंछ को खा रहा है, यानी इसको ये कहा जाएगा कि अब इसको क्या कह सकते हैं कि खुद ही कानून बना रहा है और उसी को खुद खा रहा है, यानी खुद का नुकसान खुद ही कर रहा है। ये साइड है इसका। एक ये कैप है जो वहां के जो सामान्य नोबल होते थे वो पहनते थे इस कैप को, तो ये कैप भी संकेत है राजशाही के अंत का। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो आप थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे, एक क्लास ले लेंगे हम जहां इन चीजों पे बात कर लेंगे। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ी पीपीटी है, लेकिन अभी तक आपने केवल एक पार्ट देखा है इसका। अभी तक इसके क्लब बनेंगे, जैकोबिन क्लब आएगा, फिर कैसे कैसे कुलोत्स आते हैं। उसके बाद ये देखो, ये इनको कुलोत्स कहा जाता है। ये जो ड्रेस थे आप देख रहे हैं, ये फ्रांस के वहां के लोगों की ड्रेस है, ये जो वहां के लोग पहनते हैं, इनको बोलते हैं कुलोत्स। और उसके बाद राजा के महल पे कैसे अधिकार करते हैं, राजा को फांसी दी जाती है ना। ये देखो यहाँ है 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को राजा को और रानी एंटोइनेट को, दोनों को ही फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में टेरर का, द रेन ऑफ द टेरर, आतंक का राज्य स्थापित होता है। रोबस्पियर जो एक व्यक्ति होता है, उसने एक गुलेटिन नाम की एक चीज बनाई जिसमें क्रांति के जो विरोधी लोग थे, जो क्रांति नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि शांति रहे, तो रोबस्पियर ने क्या किया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया पूरे फ्रांस पर। और जो भी लोग क्रांति के विरोध में आते, सब लोगों को बुलेटिन पे चढ़ा देता वो। और बुलेटिन एक मशीन है, आपने पहले भी देखी होगी शायद, यहाँ होगी शायद पिक्चर उसकी, मैंने बताया था शायद, आपको याद होगा। तो ये सब चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे फिर, है ना। और बाद में फिर इसका कंक्लूजन है। रोबेस्पियर ये है जो टेरर, रेन ऑफ द टेरर का जो मेन लीडर है। इसमें क्या क्या हुआ, ये बहुत सारी, बहुत बड़ी है बेटा, मैं इसको शेयर करूंगा, आप इसको पढ़ना जरूर। फिर नेपोलियन आ जाता है, क्रांति का अंत हो जाता है, और 70 में जो नेपोलियन है वो इसका राजा। हाँ बोलिए। सर लाइब्रेरी की क्लास ले लीजिए। मैं नहीं ले सकता बेटा ऐसे, मेरे पास राइट नहीं है कि मैं किसी की क्लास ले सकूं जब तक उनकी परमिशन ना हो। ओके, आपकी कल किसकी क्लास होगी? कल यस सर। कल किसकी क्लास होगी? कल कल सर इंग्लिश मैथ और की है, लाइब्रेरी। मैथ्स की और लाइब्रेरी। सर इंग्लिश, मैथ्स और लाइब्रेरी की है। और आज 12:50 से किसकी क्लास है?